तो सभी साथी एक बार क्लास में फिर से जुड़ जाएं भाई। और सभी मित्रों का एक बार फिर से स्टडी टूम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस सेशन में, आज की इस व्हीकल मेंटेनेंस के जो बेहतरीन क्वेश्चंस आज आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं, इस क्लास में आपका सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत। और आप सभी ने पहला जो सेशन है वो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। और आज ये दूसरा सेशन होगा जिसमें हम यहाँ पर आप साथियों पता होगा 1000 जो मेंटेनेंस की क्वेश्चन है करने वाले हैं। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि इन 1000 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये आज 26 से 50 तक प्रश्न हम देखेंगे, क्योंकि 1 से 25 तक प्रश्न हमने पहले सेशन में देख लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सेशन समझ में आए, अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और शुरुआत करते हैं 26वें प्रश्न की। द एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी इज, यानी कि ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है। कई बार प्रश्न ये एग्जाम में देखा जा चुका है और ऑलमोस्ट मैंने कम से कम 6 से 7 एग्जाम में इस प्रश्न को देख लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये के दृष्टिकोण से प्रश्न है। तो आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी में आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये एक तो पानी का और एक अम्ल। अम्ल कौन सा होता है वही आपको बताना है। इन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर भी 100% है, कोई चीज़ 100% है, उनमें से 60% तो क्या होता है? पानी होता है। वो 40% क्या होता है? वो अम्ल होता है। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये आप सभी को बताना चाहूँगा, ये 65-35 भी हो सकता है। ये मतलब 65 भी हो सकता है और ये 35 भी हो सकता है। 35 से 40 तक वेरिएबल होता है अम्ल, और 60 से 65 तक वेरिएबल होता है पानी। ठीक है, तो ये कौन सा अम्ल होता है वो बताना है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम दूसरे शब्दों में H2SO4 भी कह देते हैं, गंधक का तेजाब भी कह देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं, है ना। तो इसके 2-3 नाम जो है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये इसका सूत्र है। बैटरी के अंदर जो लिक्विड होता है वो एसिड होता है। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम गंधक का तेजाब कहते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया के माध्यम से बैटरी को डिस्चार्ज और जो चार्ज और डिस्चार्ज करने का काम करता है। ठीक है, और दूसरी बात है, जब ये रासायनिक क्रिया करेगा तो ये खुद जल सकता है। इसे बचाने के लिए हम इसके साथ में पानी मिलाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये, जब गाड़ी की बैटरी में पानी खत्म हो जाता है तो ये एसिड खुद जलने लगता है। और खुद जलने से सेल जो होते हैं उनकी प्लेटें आपस में गर्म होकर शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी फूलती है। तो ये बैटरी जो फूलती है इस H2SO4 के गर्म होकर जलने से ही फूलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम बैटरी जो चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो हम एक हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर नामक जो मीटर होता है, इसका प्रयोग करके हम बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं कि भी बैटरी चार्ज है नहीं है। जो लिक्विड बैटरी के अंदर है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी पर्याप्त मात्रा है या नहीं है, उसको हम विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1.10 के आसपास आती है। ठीक है, और जब बैटरी लगभग आधी चार्ज होती है तो 1.15 के आसपास आती है। और लगभग थोड़ी कम चार्ज होती है तो 1.19 तक आती है, या 1.20-21 तक आती है। और जब फुल चार्ज हो जाती है तो 1.22 या सॉरी 26 तक आप इसको कह सकते हैं, 265। ये वैल्यू आपका जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी मापते समय हाइड्रोमीटर है वो दर्शाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि डिस्चार्ज बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो 1.10 बता सकते हो आप। ठीक है, और फुल चार्ज बैटरी का 1.26 ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बातें याद रखनी है। प्रश्न संख्या 27 है, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, यानी कि HUCR, इसका नाम भी याद रखना है अभी। हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो इज द हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो एट विच द, यानी कि उच्चतम उपयोगी संपीड़न अनुपात, उच्चतम संपीड़न अनुपात है जिस पर, यानी ये किस प्रकार का संपीड़न अनुपात है, उससे क्या होता है ये बताना है। इंजन चल सकता है, इंजन अधिकतम आउटपुट देता है, इंजन सबसे कुशल है, इंजन में बिना नॉकिंग ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। आप सभी को पता है नाम संपीड़न आया है, वो संपीड़न का मतलब होता है जो कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन के सिद्धांत पे हमेशा डीजल इंजन काम करता है। और डीजल इंजन में ही नॉकिंग की समस्या आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि अगर उचित संपीड़न नहीं बनेगा
तो फिर नॉकिंग की और डेटोनेशन की समस्या आती है। 3 प्रकार की समस्याएं होती है, एक आपके डेटोनेशन, एक नॉकिंग, एक प्री इग्निशन। तो प्री इग्निशन की जो समस्या होती है वो पेट्रोल इंजन में होती है। डेटोनेशन की और नॉकिंग की जो समस्या होती है वो डीजल इंजन में आती है। तो एक जो HUCR होता है, यानी कि हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, वो इंजन में बिना नॉकिंग के ईंधन का उपयोग किया जा सकता है बिना नॉकिंग के। क्योंकि नॉकिंग होगी तो यहां पर पावर का लॉस होगा। क्या होगा? पावर लॉस। पावर लॉस होगा। तो इस पावर लॉस से बचने के लिए साथियों यहां पर जो है एक उचित जो कंप्रेशन रेशियो है उसकी आवश्यकता होती है, और वही HUCR कहलाता है, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। यानी एक ऐसा कंप्रेशन जिससे कि डीजल को अधिकतम पावर के लिए जलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर उचित कंप्रेशन होगा तो नॉकिंग की समस्या नहीं होगी। नॉकिंग की समस्या नहीं होगी तो डीजल को कंप्लीटली बर्न किया जा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। द एयर गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड ग्राउंड और साइड इलेक्ट्रोड ऑफ ए स्पार्क प्लग इज अराउंड। आप सभी को मैं एक छोटा सा स्पार्क प्लग यहां पे दिखाना चाहूंगा। यह माना कि स्पार्क प्लग है, ठीक है। इसका एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। यह माना कि इसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, और ये इसका एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड भी बना देता हूं मैं इस टाइप से। ठीक है, ये इसका ग्राउंड इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप होता है, और ये जो गैप होता है कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अर्थिंग करंट से जुड़ा रहता है और ये करंट से जुड़ा रहता है। इग्निशन कॉइल होती है, इसी से जुड़ी रहती है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल जो हाई वोल्टेज करंट देती है वो इसी जो है सेंट्रल जो इलेक्ट्रोड है इस या केंद्रीय इलेक्ट्रोड है, इसको जो करंट है वो देती है। वो भी लगभग कितना? 20 वोल्ट से भी ज्यादा का वोल्ट जो करंट है वो देती है, याद रखना आपको। अब आप कहोगे कि भी बैटरी तो 12 वोल्टेज की होती है, फिर इतना करंट आता कहां से है? तो ये इग्निशन कॉइल एक प्रकार की वाइंडिंग है। समझो एक वायर है जिसको घुमा के बहुत बड़ा वायर, यहां से एक साइड से जो है बैटरी का करंट आता है, दूसरी साइड से निकलता है। तो एक मिनी सेकंड के लिए एक 20,000 करंट का जो है झटका सा निकलता है, जो इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड से निकलता है और इस ग्राउंड इलेक्ट्रोड की ओर कूदता है। और ये हवा का जो गैप है, इसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन अर्थिंग और जो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल है, ये दोनों आपस में टकराते हैं, और उसके कारण ये उड़ते हुए इलेक्ट्रॉन हवा में जो है फायर करते हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल इंजन है उसमें स्पार्क पैदा होता है, और जो इंजन है उसमें आग जल जाती है और इंजन चल जाता है। आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पर्सन आपको समझाना चाह रहा है। तो इसका जो अब गैप होता है, यहां पर जो ये गैप है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में, तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड किसको बोला जाता है? जो ये बाहर वाला होता है, ये जो बाहर वाला होता है ना, ये बॉडी के आवरण वाला, तो इसको कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच जो गैप है ये कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट ये गैप है 0.7 से लेके 1.2 तक होता है। ठीक है, तो यहां पर जो एक नियरेस्ट वैल्यू जो हम कह सकते हैं जिसकी रेंज में ये आता है, तो ये 1 mm वाला ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पार्क प्लग हमेशा आपको पता है पेट्रोल इंजन में होगा, और क्योंकि पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन सिस्टम पे काम करता है। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। प्रश्न संख्या 29 है। द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ए लेड एसिड बैटरी हैज। लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेटें होती है। आप सभी को पता है कोई भी बैटरी होती है उसके अंदर प्लेटें होती है। एक प्लेट, जैसे यहां पर मैं आपको दोबारा से एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। एक प्लेट यहां है, दूसरी सॉरी एक सेल यहां, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल। हर एक सेल दो प्लेटों से बनता है। और जो ऑटोमोबाइल में यानी कि गाड़ियों में जो बैटरी इस्तेमाल होती है ऑटोमोबाइल में, वो हमेशा लेड एसिड बैटरी काम में आती है। तो ऑटोमोबाइल में जो बैटरी है लेड एसिड बैटरी होती है, और 12 वोल्टेज की बैटरी होती है। 12 वोल्टेज बराबर 6 सेल होते हैं, आप सभी को पता होगा। ये जो 6 सेल होते हैं, हर सेल में दो प्लेटें होती है। एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट होती है, इसका जो ये किसकी बनी होती है ये आपको बताना है। तो जो पॉजिटिव प्लेट है वो लेड प्रोक्साइड की बनी होती है, यानी कि PbO2। बात करते हैं नेगेटिव की, तो ये नेगेटिव स्पंजी शीशा यानी कि स्पंजी लेड की बनी होती है। समझ गए होंगे, ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, यही पूछा है। तो लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? लेड प्रोक्साइड की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर
हो जाएगा। बैटरी के बारे में यही अमूमन ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने आ चुका है अभी। इन कंपैरिजन विथ ए रेडियल टायर, वन एडवांटेज ऑफ ए 22 प्लाई टायर इच। रेडियल टायर की तुलना में 22 प्लाई टायर का एक फायदा यह है, लंबा जीवन। लंबा जीवन तो रेडियल टायर का होता है भाई। कम रोलिंग प्रतिरोध, ये भी रेडियल टायर का होता है। कम रोलिंग प्रतिरोध का मतलब जब रोल करता है, रोड पे चलता है, तो रोलिंग प्रतिरोध रेडियल का कम होता है। कम गति पर आसान सवारी, बिल्कुल। आपसे मैं एक तरफ रेडियल एक पर 22 टाई जो है कहूं और स्पीड का मैं पूछूं, स्पीड का कंपैरिजन करें, तो रेडियल टायर है वो हाई स्पीड के लिए होते हैं। किस स्पीड के लिए होते हैं? हाई के लिए। और 22 प्लाई टायर है वो जो है लो स्पीड के लिए होता है, लो स्पीड। पहला बात तो आपको कारण ये याद रखना है। दूसरी बात है, जो ये 22 प्लाई है ये अधिक लोड के लिए होते हैं, है ना, अधिक लोड सहन कर सकते हैं। अधिक बड़े व्हीकल में मैं कह सकता हूं एचएमवी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो रेडियल टायर है वो कम लोड में, लोड क्या होगा? लोड होगा कम, और छोटे एलएमवी गाड़ियों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में वो रखना है। रेडियल टायर और 22 प्लाई टायर में क्या फर्क है? 22 प्लाई टायर में जो इसकी बनावट होती है वो क्रॉस में ऐसे क्रॉस में होती है, और जो रेडियल टायर होता है इसकी बनावट ऐसे समकोण पर होती है। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। एक तो ये है, एक ही ऐसे है, देखो इन दोनों में फर्क है ना। एक में क्रॉस बन रहा है, एक में समकोण है, वर्टिकल टाइप से, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? कम गति पर आसान सवारी। यानी कि दूसरी बात ये है, अब 22 प्लाई टायर होगा, आपका जो टायर होता है ये टायर है माना कि, तो ये एक ये बीच वाली तो वायर वाली दीवार हो गई जिसे हम बीड कहते हैं। ये क्या हो गई? बीड कहते हैं। और ये वाला भाग है वो विड्थ होती है टायर की, जो रोड के ऊपर टच रहती है या फ्रिक्शन करती है। तो यहाँ की ये जो दीवार है, साइड वॉल जिसे कहते हैं, वो 22 प्लाई टायर की साइड वॉल है, थोड़ी सी लचीली होती है, जिसकी मदद से आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको रोड के झटके कम लगते हैं। उसकी तुलना में रेडियल टायर की जो ये साइड वॉल होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है, तो वो उसका क्या है, थोड़ा सा रोड पे चलते समय झटके ज्यादा लगते हैं। जिसे मैं बात करता हूं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ट्यूबलेस टायर होते हैं वो रेडियल टायर हैं, और 22 प्लाई टायर है वो एयर प्रेशर वाले टायर हैं। तो अब आपको पता है कि छोटी गाड़ियों में आजकल हम जो रेडियल टायर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो ट्यूबलेस टायर, तो ट्यूबलेस टायर थोड़े से मजबूत होते हैं, इसीलिए वो पंचर होने के बावजूद भी फ्लैट कम होते हैं। फ्लैट का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है पिचकना। जो आपके टायर की जो ये होती है, हाइट होती है, ये लचकती नहीं है, यानी कि पिचकती नहीं है हवा का प्रेशर कम होने के बावजूद भी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे दोनों में फर्क क्या है, रेडियल टायर और 22 प्लाई टायर, ठीक है। तो आजकल आधुनिक रूप से ज्यादातर गाड़ियों में रेडियल टायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहां पर लोड ज्यादा होगा फिर वहां पे आप रेडियल टायर नहीं, 22 प्लाई टायर का उपयोग आपको करना पड़ेगा। अधिक स्पीड चाहिए तो रेडियल टायर ले लीजिए, और कम स्पीड चाहिए तो 22 प्लाई ले लीजिए। आपको रोड के झटके कम सहन करने हैं तो 22 प्लाई लीजिए। रोड के झटके आपको कोई फर्क नहीं डालते, फिर आप रेडियल टायर ले सकते हैं। रोलिंग प्रतिरोध जो होता है वो कम रेडियल का होगा, 22 प्लाई का ज्यादा होता है। लंबा जीवन बात करते हैं तो रेडियल टायर बहुत मजबूत होते हैं, और 22 प्लाई टायर वो जल्दी घिस जाते हैं। सस्ते की बात करता हूं तो 22 प्लाई टायर जो है सस्ते होते हैं, रेडियल टायर महंगे होते हैं। समझ गए क्या? बिल्कुल। इन सारी चीजों को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मुझे आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आप इन वीडियोज को बार बार देखने की आपको आवश्यकता न पड़े। देखो ऐसी चीजें बार बार नहीं बताई जाती। तो रेडियल टायर और 22 प्लाई टायर में काफी सारे अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। हर एक अंतर को आपको कॉपी में लिख लेना है। तो कसम से झूठ मत बोलना, प्लीज बताओ आप मुझे कि आपने कॉपी में लिखा या नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक सॉल्यूशन के तौर पे आपको कुछ यहां पर हिंट बताना चाहूंगा। 22 प्लाई टायर हैव ए मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। साइड वॉल, यानी कि फ्लेक्सिबल क्या होती है? साइड वॉल, यानी कि इसकी साइड की जो दीवार होती है, दैट प्रोवाइड्स बेटर ग्रिप, ये वो बेटर ग्रिप प्रोवाइड करवाती है ऑन इरेगुलर सरफेस, यानी कि टूटी फूटी सड़कों पर, मेकिंग देम ए गुड चॉइस फॉर ऑफ रोड व्हीकल्स सच एज 4x4 एंड ट्रक्स।
यानी एक तो ट्रक जो होते हैं, 4x4 कोई गाड़ी है, रफ रोड पे या इरेगुलर असमान धरातल उबड़ खाबड़ सड़क पर अगर आप व्हीकल का प्रयोग करते हैं तो आपको 22 प्लाई टायर जो है इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबल साइड वॉल होती है वो आपको रोड पर ग्रिप बनाने में मदद करती है। ठीक है, दे आर ऑप्टन लेस एक्सपेंसिव, यानी कम खर्चीले होते हैं, देन रेडियल टायर की तुलना में कम खर्चीले होते हैं। 22 प्लाई टायर प्रोवाइड्स फिर्मर राइड एंड कैन हैंडल हेवी लोड्स बेटर देन रेडियल टायर, यानी कि जो 22 प्लाई टायर होते हैं वो ज्यादा लोड आपसे सहन कर सकते हैं और एक अच्छी सवारी आपको देते हैं, यानी रोड के झटके भी आपको कम देते हैं। तो रेडियल टायर की तुलना में ये ज्यादा लोड सहन कर सकते हैं। तो आप सारी चीजें समझ गए होंगे, समझे नहीं समझे थोड़ा सा बताएं। देखो पर्सन पे ज्यादा टाइम तो मैंने कंज्यूम कर दिया है, लेकिन आपको समझ में आ जाए तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पर्सन संख्या 31 आपके सामने है। थिनर इज एडिड टू द पेंट इन ऑर्डर टू, यानी जब हम कोई भी कलर करते हैं तो उस कलर के साथ में, पेंट के साथ में हम थिनर नामक लिक्विड मिलाते हैं। तो उसको क्यों मिलाते हैं? तो पेंट में थिनर मिलाया जाता है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में भी पूछा गया था, थिनर और पेंट के संबंध में। ठीक है, तो पिगमेंट और रेजिन का मिश्रण आसानी से बनाएं। पेंट फिल्म को सख्त बनाने के लिए, इसकी चिपचिपाहट को अनुकूलित करने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कलर होता है, पेंट होता है, इसमें कुछ जो गदगद जो बन जाती है, गदगद यानी कि जो कीचड़ बनता है अंदर, दूसरे शब्दों में गदगद कह दो, या मैं कहता हूं कादा, हम बोलते हैं कादा, या हम कह सकते हैं कीचड़। जो कीचड़ होता है, जो कीचड़पन होता है इसमें, एक तो देखो चिकनाई होती है, एक कादापन यानी कीचड़पन होता है। तो वो कीचड़पन को नष्ट करने के लिए इसमें थिनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ थिनर, यानी बहुत ही कम संख्या में या परसेंटेज में, जस्ट ए फ्यू परसेंट, विल लोअर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को कम करने के लिए, हेल्प फ्लो द पेंट एंड रिजल्ट इन ए स्मूथर सरफेस व्हेन अप्लाइड मैन्युअली। जब आप इसे मैन्युअली अप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट इन ए स्मूथर सरफेस, स्मूथ सरफेस पर भी इसका रिजल्ट है वो दिखने लगता है जब आप इसे मैन्युअली अप्लाई करते हैं। तो इसलिए थिनर का प्रयोग किया यहां पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 है। When the battery is half 50% charged, the specific gravity of acid in a battery is usually, यानी कि जो आपकी बैटरी होती है, मैंने आपको क्या बताया था, इस बैटरी में क्या होता है? पानी, पानी प्लस अम्ल, H2SO4 नामक अम्ल होता है। इन दोनों के मिश्रण को हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण जो है, इसमें पानी की मात्रा लगभग 60 से 65% होती है और अम्ल की मात्रा जो होती है वो लगभग 35 से 40% के बीच में होती है। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि ये जो बैटरी होगी ये अगर आधी चार्ज है और आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मापेंगे, कि किसकी मदद से मापेंगे? हाइड्रोमीटर की मदद से। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी मदद से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर। दूसरी भाषा में मैं बात करता हूं, इसका नाम एक एरोमीटर भी है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और अभी एसकेएनयू में भी आ गया है। एरोमीटर को ही हाइड्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इसकी मैंने एक टेबल बना रखी है। आधी बैटरी चार्ज होगी तो ऑप्शन नंबर डी 1.19 होगी। पूरी डिस्चार्ज बैटरी है तो 1.12 के आसपास की वैल्यू दिखाएगी। आप इस टेबल को देख लीजिए। 0% चार्ज है, पूरी डिस्चार्ज है तो 1.10 स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। 25% चार्ज में 1.15, 50% में 1.19, 75% में 1.22 और पूरी चार्ज होगी तो 1.26। यहाँ पर वैल्यू आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हाइड्रोमीटर होगा वो दर्शाएगा। तो आपको बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए। बैटरी के अंदर हाइड्रोमीटर में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, किसकी करते हैं? एसिड की, गंधक के तेजाब की, सल्फ्यूरिक एसिड की, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो कौन सा हो जाएगा, आपने देखा होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन सिंह हमारे सामने 33 आ चुका है। द डायग्राम विच शोज द करेक्ट क्रैंक पोजिशंस कोरिस्पोंडिंग टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व इज नाउन एज, वह आरेख जो वालों के खुलने और बंद होने के अनुरूप सही क्रैंक स्थिति दर्शाता है कहलाता है। इंडिकेटर डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम, वाल्व टाइमिंग डायग्राम, नन ऑफ देज। यहाँ पर वाल्व के खुलने और बंद होने के बारे में बात हो रही है तो ये हो जाएगा वाल्व टाइमिंग, ऑप्शन नंबर सी वाल्व टाइमिंग डायग्राम।
ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है। द टाइट tilting of the front wheels away from the vertical when viewed from the front of the car is called। यानी कार के सामने से देखने पर अगले पहियों का ऊर्ध्वाधर से दूर झुक जाना कहलाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब देखो, एक तो चीज है, ये जो टायर है, ये दो टायर हैं। अब देखो, एक तो ये यहां से अंदर की ओर होंगे या बाहर की ओर होंगे। ये तो टो इन टो आउट होता है। ये माना कि ये गाड़ी है इस साइड में, है ना, ये गाड़ी का फ्रंट है। एक तो देखो ये आगे से होंगे, है ना, एक ये ऊपर की साइड से। ये तो क्या है, फ्रंट साइड में बता रहा हूं आपको। एक तो फ्रंट साइड होती है ये, है ना। और या दूसरी भाषा में बात करता हूं, माना कि कोई गाड़ी है, ये एक टायर है और ये दूसरा टायर है। अब ये देखो, आगे से देखेंगे, इधर से फ्रंट से देखेंगे आप, तो ये अगर अंदर की ओर दिख रहे हैं तो ये टो इन है, और बाहर की ओर दिख रहे हैं तो ये टो आउट है। लेकिन यही टायर अब ऊपर से देखने पर अगर अंदर या बाहर है तो वो इसका केम्बर कहलाता है। वो केम्बर भी अब किस टाइप से हो सकता है? केम्बर धनात्मक हो सकता है, केम्बर ऋणात्मक हो सकता है। केम्बर गाड़ी में हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी दो जो टायर हैं उनको सामने से देखेंगे तो वो ऊपर से अंदर की ओर झुके हैं, तो ये ऋणात्मक होता है। और अगर बाहर की ओर झुके हैं तो ये धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहां पर ये केम्बर की बात कर रहा है। कार के सामने से देखने पर अगले पहियों का ऊर्ध्वाधर से दूर झुक जाना। ऊर्ध्वाधर का मतलब है, ये देखो ऐसे लाइन होती है, ये सेंटर होता है, और ये इससे भी बाहर की ओर आ रखे हैं ऐसे, है ना। तो ये एक, जब ये कोण बनाते हैं तो उस कोण की बात हो रही है, मतलब बाहर की ओर होंगे ऊपर से। जैसे इनके ऊपर वजन पड़ेगा तो ये फिर से सीधे सीधे में आ जाएंगे। आपने टेम्पो को कई बार देखा होगा, पीछे से देखेंगे तो आपको प्रतीत हो जाएगा। पर्सन संख्या दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूं, कास्टर एंगल जो होता है उसका संबंध स्टीयरिंग सिस्टम से होता है। कास्टर एंगल का संबंध स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है ना। किंग पिन, कास्टर का जो कोण होता है वो किंग पिन से संबंधित है। किंग पिन आप सभी को पता है स्टीयरिंग से संबंधित है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल जोड़ों का उपयोग टाई रोड सिरों पर किया जाता है क्योंकि वे उत्पन्न शोर की मात्रा कम करते हैं, स्लाइडिंग प्रतिरोध की मात्रा कम करते हैं, यह लंबवत और अन्य दिशाओं में निलंबन की गति से निपट सकता है, पल संचरण की गति में सुधार करता है। आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो टायर होते हैं, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, जरूर थोड़ा सा रुकिए आप। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है इसमें एक टायर इधर होता है, एक टायर इधर होता है। इन दोनों टायरों को हम जो है एक्सल के माध्यम से आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो फ्रंट जो एक्सल होती है वो एक डेड एक्सल होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल नहीं होता है। यहाँ पर जो स्टीयरिंग आर्म होती है, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है। ये स्टीयरिंग आर्म यहाँ पे एक जॉइंट होता है, एक यहाँ जॉइंट होता है, इसके माध्यम से टाई रोड के माध्यम से जुड़ती है। ये स्टीयरिंग जो सिस्टम होता है, माना कि यहाँ से आता है, ठीक है, ये स्टीयरिंग सिस्टम आ गया। तो ये बात है कि बोल जोड़ों का उपयोग टाई रोड सिरों पर किया जाता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बार बार इसको इधर उधर जो है भी, सस्पेंशन सिस्टम भी इस पे काम नहीं कर रहा। देखो ध्यान से आप, सस्पेंशन तो इस एक्सल पे लग जाएगा, तो सस्पेंशन की तरह ही ये इस जो टाई रोड है, जो स्टीयरिंग आर्म है ना, तो इनको टूटने से बचाएगा और गाड़ी को सही समय पर सही तरीके से मोड़ने में भी ये काम करेगा। तो ये बोल जो यहाँ लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में हम देखते हैं, तो प्रश्न में यह लंबवत है और अन्य दिशाओं में निलंबन की गति से निपट सकता है। निलंबन की गति से मतलब सस्पेंशन की तरह जो है टाई रोड को टूटने से बचाते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री में, क्योंकि गोला होता है इसके अंदर, तो ये बॉल जॉइंट का नाम ही जैसे बॉल यानी कि गोल आकार में, तो ये इसको टूटने से बचाता है और जिधर हम मोड़ना चाहे उसमें उस साइड में आसानी से ये मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपके सामने 36 है। और इन ए पेट्रोल इंजन द हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क प्लग इज इन द ऑर्डर ऑफ, यानी पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के लिए उच्च वोल्टेज किस क्रम में होता है? आप सभी को पता है कि जो बैटरी होती है वो तो केवल 12 वोल्टेज की बैटरी होती है। अब हमें चाहिए स्पार्क प्लग के लिए बहुत ही हेवी वोल्टेज, लगभग 20 से 25 हजार वोल्टेज। तो इसके लिए हम काम में लेते हैं इग्निशन कॉइल।
इसीलिए कहा जाता है कि जो इग्निशन कॉइल होती है वो पेट्रोल इंजन में होती है। इग्निशन कॉइल कहाँ होगी? पेट्रोल इंजन में। और ये क्या काम करेगी? इससे बैटरी से करंट लिया और यहाँ से निकालेगी, तो ये लगभग 20,000 से 25,000 वोल्टेज का करंट का झटका निकालेगी। मैं एक बात बताता हूँ आपको। ये बैटरी है आपकी। बैटरी से यहाँ ये इग्निशन कॉइल है, यहाँ से इसमें से करंट निकला। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ पर 4 माना कि यहाँ पे ऐसे तार लगाए हुए हैं और यहाँ पे स्पार्क प्लग लगाई 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो जिसको चाहिए होगा इसको ये करंट का झटका भेजेगी। कौन? ये इग्निशन कॉइल। किसके माध्यम से? डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। डिस्ट्रीब्यूटर का तो काम है जिसको चाहिए उसको भेजना, है ना? तो लेकिन वोल्टेज को बढ़ाना किसका काम है? इस इग्निशन कॉइल का है। तो ये जो पेट्रोल इंजन है इसमें स्पार्क प्लग को चलने के लिए 20 से 25,000 वोल्टेज का करंट का झटका इनको चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में जो आया है 22 किलो वोल्ट आया है। यहाँ 22 किलो का मतलब कितना हो गया? 22 के का मतलब 22,000 हो गया, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये है स्पार्क प्लग और पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 37 है। समान अधिकतम दबाव और तापमान के लिए, यानी फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो समान अधिकतम दबाव और तापमान के लिए ऐसा कौन सा इंजन है जो इससे काम को करता है, ये आपको बताना है। ओटो चक्र की तुलना में डीजल चक्र अधिक कुशल है। ओटो चक्र का मतलब है पेट्रोल इंजन और डीजल चक्र का मतलब है डीजल इंजन। ओटो साइकिल डीजल साइकिल से अधिक कुशल है। ओटो साइकिल डीजल साइकिल दोनों समान रूप से कुशल है, इनमें से कोई भी नहीं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो डीजल इंजन होता है, डीजल चक्र इंजन, ये समान दाब और ताप के आधार पर या इसके सिद्धांत पर ही काम करता है। डीजल इंजन सीआई जो सिद्धांत होता है, सीआई यानी कि कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन का मतलब होता है समान दाब और ताप, संपीड़न के इसे कह सकते हैं। तो क्योंकि डीजल इंजन जो है वो काम ही संपीड़न के आधार पे करता है और इस संपीड़न से दाब और ताप ही हमें प्राप्त होता है। तो समान अधिकतम दाब और तापमान के लिए डीजल चक्र है वो जाना जाता है, क्योंकि इसका कार्य करने का सिद्धांत ही यही है। बल्कि पेट्रोल जो इंजन है इसमें हम पेट्रोल को हम स्पार्क इग्निशन या स्पार्किंग के द्वारा हम इसको जला देते हैं, है ना? तो डीजल कैसे जलता है? दाब और ताप के माध्यम से। पेट्रोल कैसे जलता है? स्पार्क प्लग की चिंगारी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओटो चक्र, यानी कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल चक्र अधिक कुशल होते हैं। आप सभी को पता होगा ओटो चक्र के सिद्धांत पे पेट्रोल इंजन काम करता है, डीजल चक्र पे डीजल इंजन काम करता है। डीजल इंजन को सीआई इंजन कह देते हैं और पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब है इसलिए थोड़ा बोलने में विकृति हो सकती है, माफी चाहेंगे। देखो ये सीआई और एसआई से संबंधित प्रश्न आ गया है। पेट्रोल इंजन भी कहा जाता है। द पेट्रोल इंजन आर आल्सो नाउन एज, यानी पेट्रोल इंजन को एक और नाम से जान सकते हैं। किस नाम से? अभी मैंने बताया था। पेट्रोल इंजन है वो ऐसा ही, यानी स्पार्क इग्निशन। स्पार्क यानी इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है। डीजल इंजन का मतलब सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 39, द डिफरेंट बिटवीन डॉट 3 एंड डॉट 4 ब्रेक फ्लूइड इज, यानी आपको डॉट 3 और डॉट 4 में आपको अंतर बताना है। अंतर बस इतना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग जो पॉइंट होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पर ये रहा हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका फर्क होता है। डॉट 4 का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये किस टेम्परेचर पे अपने आप स्वतः है वो वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा या जलने लगेगा। तो वो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इनमें डिफरेंट किया जाता है। बाकी दोनों ही जो ये ऑयल है, दोनों ही जो लिक्विड है, दोनों ही जो फ्लूइड है, डॉट 3 या 4, दोनों ही किसके लिए काम में आते हैं? एक दोनों ही ब्रेक और क्लच के लिए काम में आते हैं, ठीक है? दोनों का प्रयोग ही ब्रेक या क्लच में काम में लिया जाता है, डॉट 3 या डॉट 4 को। लेकिन इनमें फर्क क्या है? केवल बॉइलिंग पॉइंट का। ज्यादातर अमूमन गाड़ियों में हम क्या करते हैं? डॉट 4 ग्रेड का ऑयल काम में लेते हैं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। डॉट 4 तरल पदार्थ का क्वथनांक डॉट 3 तरल की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में आपको पता है गाड़ी में काम में आता है।
प्रश्न संख्या 40 है, द प्रॉब्लम्स क्यूज्ड बाय द व्हील इम्बैलेंस आर, यानी पहिया असंतुलन होने के कारण क्या क्या समस्याएं यहां पर आ सकती है। पहिया अगर असंतुलन है, सीधा नहीं है, तो पहली बात तो आपको गाड़ी को मोड़ने में समस्या रहेगी। दूसरी बात, टायर है वो असमान रूप से घिस जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कठिन स्टीयरिंग, कठिन सवारी, खराब त्वरण यानी स्पीड में, और कठोर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग व्हील कंपन और असमान टायर घिसाव, खराब त्वरण और कम ईंधन दक्षता। वैसे तो प्रभाव तो सभी पे पड़ेगा, जैसे भी ईंधन दक्षता पे भी पड़ेगा, और असमान टायर घिसाव भी रहेगा, स्टीयरिंग व्हील कंपन भी रहेगा, खराब त्वरण स्पीड पे भी हल्का फुल्का तो पड़ता है, कठोर स्टीयरिंग हो जाएगा, कठोर स्टीयरिंग, कठिन सवारी, भाई सवारी करना भी कठिन हो जाएगा जब टायर बैलेंस नहीं होगा। लेकिन मेन जो इसमें दिक्कतें आएगी, जो मुख्य कारण होंगे, मुख्य जो समस्या आएगी, वो आएगा स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनइवन टायर वियर, यानी एक तो टायर असमान रूप से घिसेंगे, और एक स्टीयरिंग व्हील है उसमें कंपन आएगा, जिसकी मदद से आपको गाड़ी को चला पाना थोड़ा कठिन होगा। बाकी सारे कामों पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन कम प्रभाव पड़ेगा। मेन ये दो काम होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें डायरेक्टली टायर यानी व्हील से कनेक्टेड हैं। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने है, द टॉर्क कन्वर्टर यूजेज टू ट्रांसफर टॉर्क, खालिस्तान है, टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग खालिस्तान टॉर्क को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। एयर, क्लच, गियर्स और सीट बेल्ट्स। आप सभी को पता है कि जो टॉर्क कन्वर्टर है, इसका प्रयोग द टॉर्क कन्वर्टर यूजेज गियर्स टू ट्रांसफर टॉर्क, यानी ये टॉर्क को आगे ट्रांसफर करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Solution: The torque converter is what transmits that torque from the engine to a rotating driven load. ठीक है, यानी आगे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इंजन से लेके आगे जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जैसे प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल है, वहां तक इसकी पावर को भेजने का काम करते हैं। इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार, यानी कि ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्स होता है, उसमें हम यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर को काम में लेते हैं। टॉर्क कन्वर्टर एक प्रकार का गियर बॉक्स ही हो गया, ऐसा समझो आप, क्योंकि इंजन के पास में फिक्स टॉर्क है, जितना है बस उतना है। अब इसको घटाना है, बढ़ाना है, स्पीड को घटाना है, बढ़ाना है, तो ये काम ट्रांसमिशन सिस्टम करता है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम है, टॉर्क कन्वर्टर है या गियर बॉक्स है। एक्चुअली में गियर बॉक्स भी एक प्रकार का टॉर्क कन्वर्टर होता है। तो ऑटोमेटिक गाड़ियों में इससे जो गियर बॉक्स है, इसकी बजाय टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर भी एक प्रकार का गियर बॉक्स होता है, जिसमें आपको पता है प्लेनेटरी गियर बॉक्स को इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मिली जुली जो है बातें हैं। तो गियर बॉक्स ही यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर है, लेकिन ये ऑटोमेटिक अगर ट्रांसमिशन सिस्टम है जिनमें मैन्युअली गियर को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, उनमें हम इसको टॉर्क कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। वो समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने आप है जो टॉर्क को कन्वर्ट करता रहता है, घटाता बढ़ाता रहता है। In an automatic transmission car, in torque converter connects the power source to the load, यानी एक साइड से तो पावर सोर्स है जो जैसे इंजन, दूसरी साइड लोड है यानी कि पहिए। टॉर्क कन्वर्टर्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स, यानी 5 पार्टों का ये जो मिला जुला भाग है, वो है द इम्पेलर, द टरबाइन, द स्टेटर, ए क्लच, द फ्लूइड, यानी ऑयल का इस्तेमाल होगा, क्लच का होगा, स्टेटर का होगा, टरबाइन का होगा और इम्पेलर का होगा। इतनी सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो इसका प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? गियर्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने आ चुका है। द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ए फुली चार्ज बैटरी इज दैट, पूर्णतः चार्ज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की संरचना होती है। आप सभी को पता जो बैटरी होती है, मैं पहले एग्जांपल के तौर पे बता दूं, बैटरी में पानी होता है, पानी प्लस जो है तेजाब होता है। ठीक है, अब तेजाब को आप गंधक का तेजाब या सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 तीन नामों से जानते हैं। पानी का जो रेशियो होता है 60 से लेके 65 तक होता है। तेजाब का जो रेशियो होता है वो 35 से लेके 40 तक होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब फुल चार्ज बैटरी हो चाहे जो है डिस्चार्ज बैटरी हो, ये जो मिश्रण होगा ये तो होना ही होना है। तो यहाँ पर पूछा है कि फुल चार्ज बैटरी में ये किस अनुपात में होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वजन के हिसाब से 64% आसूत जल और 36% सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण यहां पर
होता है। तो ये आपको मिश्रण थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। द पेट्रोल इंजन वैक्स ऑन। पेट्रोल इंजन, अभी पीछे भी प्रश्न आया था, पेट्रोल इंजन वैक्स करता है। पेट्रोल इंजन पर काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? आपको पता, पेट्रोल इंजन है वो ऐसा इंजन होता है, डीजल इंजन होता है वो सीआई इंजन होता है, पेट्रोल इंजन है वो ऑटो चक्र के सिद्धांत पे काम करता है, और डीजल इंजन डीजल चक्र के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा है एक सिद्धांत, तो पेट्रोल इंजन का सिद्धांत ऑटो साइकिल या ऑटो चक्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने आ गया है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 44 है, द सीटेन रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इन द ऑर्डर ऑफ, यानी डीजल ईंधन की सीटेन रेटिंग के क्रम में, डीजल जो ईंधन होता है इसकी सीटेन रेटिंग पूछी गई है। तो आप सभी को पता होगा डीजल इंजन की तो सीटेन रेटिंग होती है, क्या होती है? डीजल की तो सीटेन होती है, और पेट्रोल इंजन की ऑक्टेन रेटिंग होती है, ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है। अब यहां पर कितनी होती है? डीजल इंजन की सीटेन रेटिंग लगभग 45 के आसपास होती है, ऑक्टेन रेटिंग 85 से 95 तक होती है, ठीक है। तो ये होता है, कोई भी जो फ्यूल होता है उसको जो इग्निशन क्वालिटी होती है, फ्यूल को इग्नाइट करने की क्वालिटी, उसके आधार पर इसकी जो रेटिंग है वो निर्धारित की जाती है, यानी प्रज्वलन जो गुण होता है सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने है, ए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी टीसीएस इन ऑटोमोबाइल्स कंट्रोल्स द, ऑटोमोबाइल में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टीसीएस नियंत्रित करता है। पहली बात तो टीसीएस का पूरा नाम याद रखना, टीसीएस का पूरा नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, यानी गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी के पहिए और रोड की सरफेस, वहां पे पूरी गाड़ी के टायरों का पूरी ग्रिप हो, गाड़ी का टॉर्क है पूरा रोड पर जाए, और टायरों की पूरी ग्रिप रोड के साथ लगातार बनी रहे, गाड़ी इनबैलेंस होकर गाड़ी एक्सीडेंट की पोजीशन में न आए, इन चीजों के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे लगा रहता है। तो यहाँ पर टीसीएस क्या नियंत्रित करता है ये आपको बताना है। तो वाइब्रेशन ऑन द स्टीयरिंग व्हील, इंजन पावर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, torque that is transmitted by the tires to the road surface, stopping distance in case of emergency। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टोर्क that is transmitted by the tires to the road surface। जो टायरों से इंजन का जो टॉर्क था, पावर थी, वो पहियों तक पहुंची, पहियों द्वारा जो टॉर्क रोड पर ट्रांसमिट किया जाता है, तो वहां पे रोड और टायर के बीच में ग्रिप का रहना जरूरी है। वो ग्रिप नहीं होगी तो गाड़ी फिसल जाएगी और गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और दुर्घटना हो सकती है। तो वो टायर और रोड के बीच में जो ग्रिप है, वहां जो संपर्क हो रहा है, जो टायर से रोड पर जो ट्रांसमिट हो रही है पावर, उसको एकदम सही तरीके से आगे ट्रांसमिट होने देना, इस काम को सुनिश्चित करता है टीसीएस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन में इसका देख लेते हैं। The traction control system detects if any of the wheels are losing their grip on the road. Once located, it automatically corrects the problems to ensure the car's stability। यानी खुद ये डिसाइड करता है कि भी गाड़ी है उसकी रोड के साथ में ग्रिप अच्छी है या नहीं है। गाड़ी या टायर की बात कर लेते हैं, और गाड़ी जहां लोकेटेड है, वंस लोकेटेड इट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स, और ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है द प्रॉब्लम्स टू इंश्योर द कार स्टेबिलिटी, और कार स्टेबल सही सीधी खड़ी है या नहीं है, उन चीजों को ये सुनिश्चित करता है। तो टीसीएस गाड़ी को इनबैलेंस होकर दुर्घटना से बचाने का काम करता है। संबंध है टायर और रोड के बीच में ग्रिप का, स्टेबिलिटी का। प्रश्न संख्या 46, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए पेट्रोल इंजन इज नियरली, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात लगभग होता है। आप सभी को पता होगा, एक तो पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन में यहां पर पूछा है कंप्रेशन रेशियो, सीआर पूछा है। तो सीआर की बात करते हैं तो इसका कंप्रेशन रेशियो है 1:6 से 10 तक होता है, ठीक है। डीजल इंजन का 1 से लेके 16 टू 22 तक बीच में होता है, ये कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। तो यहां पर बीच में कौन सा आया है, वही इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कई बार है ना, ये तो रेशियो पूछा है, कई बार इग्निशन, सेल्फ इग्निशन पॉइंट भी पूछ लेते हैं। सेल्फ इग्निशन
पॉइंट, POINT, ठीक है, या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पूछ लेते हैं। तो डीजल का 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पेट्रोल का 247 प्लस होता है, ठीक है, तो 247 से 280 के बीच में होता है। तो ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। सेल्फ इग्निशन पॉइंट जो होता है ना, स्वतः प्रज्वलन होने वाला जो टेम्परेचर होता है, भाई कितना टेम्परेचर ये ग्रहण करेगा जहां पर ये अपने आप जल जाएगा। तो डीजल का 210 डिग्री होता है और पेट्रोल का 247 प्लस से लेके 280 तक होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है। द स्टार्टर मोटर इज ड्राइवन बाय, यानी स्टार्टर मोटर द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? आप सभी को पता है स्टार्टर मोटर को आप बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी के करंट से चलती है। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो हम जो गाड़ी में केबिन में बैठे सेल्फ इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तभी स्टार्ट होती है। तो स्टार्टर मोटर इग्निशन स्विच द्वारा संचालित होता है, मतलब उसके माध्यम से हम चलाते हैं। इग्निशन स्विच को हम चालू करेंगे तो मोटर चल जाएगी, बंद करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। तो यही है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टार्टर मोटर जो है डायरेक्ट करंट किससे लेती है? बैटरी से लेती है। और कंट्रोल कहाँ से होती है? इग्निशन स्विच से होती है। काम क्या होता है? गाड़ी को स्टार्ट करना। और इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक छोटा स्विच होता है जिसका नाम होता है सोलेनॉइड स्विच, जो कि बैटरी को अधिक करंट के फ्लो से स्टार्टिंग में मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है। रेडियल टायरों में, अब देखो टायरों के बारे में पूछा है तो आपको टायरों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रेडियल टायर क्या है, बाइस प्लाई टायर क्या है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि रेडियल टायर जो होते हैं छोटी गाड़ियों में काम में लेते हैं, अधिक स्पीड से चलने वाली गाड़ियों में काम में लेते हैं, कम लोड वाली गाड़ियों में काम में लेते हैं, ठीक है, और महंगे होते हैं। चार चीजें। इसके विपरीत बाइस प्लाई जो टायर होते हैं वो सस्ते होते हैं, अधिक लोड सहन कर सकते हैं, और उन इसके अलावा भी अधिक लोड, सस्ता हो गया, और कम स्पीड पर चलने के लिए होते हैं। इसके अलावा रेडियल टायर जो होते हैं, रेडियल टायर थोड़े मजबूत होते हैं, इनकी जो साइड वॉल होती है वो मजबूत होती है, इसलिए छोटी गाड़ियों में थोड़े झटके ज़्यादा सहन करने होंगे आपको। उसकी तुलना में बात करता हूँ मैं बाइस प्लाई टायर, तो इनकी जो साइड वॉल होती है वो थोड़ी सी मुलायम होती है। तो मुलायम होने की वजह से क्या होता है, साइड वॉल मुलायम होने से आपको रोड के झटके यहाँ पर कम लगेंगे, यानी वो एक प्रकार का सस्पेंशन का काम करेगा टायर भी, है ना। तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है, तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना। तो इन रेडियल टायर्स, यानी कि रेडियल टायर में क्या होता है, एक प्लाई परत तिरछे तरीके से और दूसरी परत उसकी दूसरी तरफ तिरछे चलती है, गलत है। सभी प्लाई एक दूसरे के समांतर और टायर बीड के लंबवत होती है और आंतरिक ट्यूबों का हमेशा उपयोग किया जाता है। ये देखो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे शब्दों में मैं कहूँ आपको तो रेडियल टायर एक प्रकार से जो है ट्यूबलेस टायर आप मान सकते हैं। रेडियल टायर है उनको आप एक प्रकार से ट्यूबलेस टायर आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें आंतरिक ट्यूबों का अमूमन प्रयोग नहीं किया जाता। और रियर केस में किया तो जाता है, कर सकते हैं आप, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन वो टायर इस हिसाब से बनाए जाते हैं, अब ज़्यादातर उनमें ट्यूब का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। और इनकी जो बनावट होती है ना, जैसे कि ये टायर है आपका, ये टायर है, तो अब ये इसका समकोण पर बनेगी एकदम, इसमें एक ऐसे और एक ऐसे, इसीलिए देखो बीड है, बीड ये तो लंबवत हो गई और ये समकोण पर इस ऐसे भी हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सभी प्लाई एक दूसरे के समानांतर और टायर बीड के लंबवत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेडियल टायर्स ऑफर ए स्मूथर मोर कंफर्टेबल राइड देन बाइस प्लाई टायर्स, यानी कि अच्छी सवारी देता है, कंफर्टेबल राइड जैन सवारी देता है। रेडियल टायर्स रन कूलर, रेडियल टायर जब चलता है तो गर्म कम होता है, यानी कि कूल रहेगा, ये भी एक इसी विशेषता लिख लो। एट हाई स्पीड हाईवे स्पीड्स एंड अंडर लोड, यानी कम लोड में अधिक स्पीड पर ठंडा रहता है। लोड अंडर का है, देखो है ना। दे आर मोर फ्यूल इफिशिएंट एंड हैव ए लॉन्गर लाइफ स्पेन, ये बहुत लंबे समय तक चलता है और फ्यूल इफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी रेडियल टायर की होती है। रेडियल टायर आर मोर रेसिस्टेंट टू पंक्चर्स, यानी रेडियल टायर है पंचर कम होते हैं। एंड कैन हैंडल हाई स्पीड ड्राइविंग बेटर, और हाई स्पीड में भी आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो ये हैंडल गाड़ी को कर लेते हैं। तो कई सारे आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं जो कंपैरिजन है बाइस प्लाई और जो रेडियल टायर है, इनमें आपने अंतर किया होगा।
कि भाई एक पहली बात तो ये, जब स्पीड में चलेंगे तो ठंडे रहते हैं, कौन से रेडियल टायर। दूसरा इसमें बताया है ये कम लोड में चलते हैं, ठीक है। और ये फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। लॉन्गर लाइफ यानी इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। रेडियस मोर रेसिस्टेंस टू पंक्चर, पंक्चर कम होते हैं यानी मेंटेनेंस कम आता है। हैंडल हाई स्पीड ड्राइविंग, और हाई स्पीड में ड्राइविंग में भी ये बेटर वर्क करते हैं। तो ये सारे के सारे आपको क्या है, जो इनके गुण है, विशेषताएं हैं रेडियल टायर की, वो आपको लिखनी है, ठीक है। समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। प्रश्न संख्या 49 है, द रिजिड सस्पेंशन इज बेनिफिशियल वेन, कठोर निलंबन तब लाभकारी होता है जब, कब। अब देखते हैं, कठोर का मतलब जो मजबूत हो जाए, जैसे कि पुरानी गाड़ियों में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होता है ना, तो वो एक प्रकार से मजबूत सस्पेंशन होता है। उनके ऊपर हल्के फुल्के झटके का भी कोई असर नहीं होता। बल्कि आजकल जो गाड़ियां होती है छोटी, इनमें सस्पेंशन में जोर से आपने किसी अगर खड्डे में गिरा भी देते हो तो गाड़ी की जो व्हील है वो रन आउट हो जाते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि उनका अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यह अनस्प्रंग द्रव्यमान को कम करने के लिए वांछित है। डिजाइन में अधिक लचीलापन वांछित है। टायर से जमीन तक संपर्क विशेषताओं में सुधार करना वांछित है। लोड में बड़े बदलाव के कारण बड़े सस्पेंशन स्ट्रोक की आवश्यकता होती है। लोड में बड़े बदलाव के कारण, तो इसका मतलब यहां पर जो कठोर निलंबन, कठोर निलंबन का मतलब है मजबूत यानी रिजिड सस्पेंशन। कहां काम आता है, जहां पर लोड या तो बहुत ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, उसका कोई फर्क ना हो। कठोर या हेवी लोड का मतलब है मजबूत सस्पेंशन हमें चाहिए होगा। तो ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं उनमें हम लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन को काम में लेते हैं, जो बहुत ही मजबूत होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लोड में बड़े बदलाव के कारण यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। यानी कि लोड में बड़े बदलाव के कारण बड़े सस्पेंशन स्ट्रोक की आवश्यकता होती है। यानी आप अगर लोड कितना भी ज्यादा दे देंगे, उसका भी कोई प्रभाव सस्पेंशन पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। वैसे तो पड़ता ही है, देखो एक लिमिट तो होती है, लेकिन जो ये रिजिड सस्पेंशन है, इनमें हैवी लोड का कोई भी असर यहां पर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी रिजिड सस्पेंशन, कठोर सस्पेंशन की आवश्यकता कब होगी, जब लोड अचानक कम या ज्यादा होगा, तो उसका प्रभाव सस्पेंशन पर न पड़े, इसके लिए कठोर निलंबन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये 49 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में वह घटक जो पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, द कंपोनेंट इन द रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल दैट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो आप सभी को पता है कि जो रेडिएटर होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको घटाने बढ़ाने में किसका योगदान होता है। आप सभी को पता है रेडिएटर होता है, रेडिएटर के ऊपर एक केप होती है, यहां पर लगी हुई केप होती है, ठीक है। ये रेडिएटर केप जो है दो काम करती है, पीआरवी, एक वीआरवी। पीआरवी का मतलब होता है प्रेशर रिलीज वॉल। वीआरवी का मतलब होता है वैक्यूम रिलीज वॉल। पीआरवी मतलब अंदर अगर पानी है और ये पानी अगर ज्यादा उबाल मार रहा है, तो ये पानी ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो इस पानी को बाहर निकलने के लिए कहीं जगह चाहिए, जगह तो होती नहीं है। तो ये पीआरवी वॉल खुल जाएगा और एक्स्ट्रा पानी को रिजर्व टैंक में भेज देगा। ठीक इसके विपरीत अगर कूलेंट, अगर या पानी जो रेडिएटर में कम है, तो इसमें पानी की आवश्यकता होगी, तो ये वैक्यूम रिलीज वॉल्व यहाँ से खुल जाएगा और रिजर्वर टैंक से वापस पानी को अंदर लाता रहेगा। तो पानी को अंदर भेजना रेडिएटर में वीआरवी वॉल्व काम करता है। पानी को, अधिक पानी को बाहर भेजना वो पीआरवी होता है, यानी प्रेशर रिलीज वॉल्व। तो दो प्रकार के जो काम है वो कौन करता है, ये दबाव टोपी, प्रेशर केप, रेडिएटर केप कह देते हैं, रेडिएटर प्रेशर केप कह देते हैं। तो यहां पर जो है पानी की क्वथना को बढ़ाता कौन है, यहां पर बढ़ाता है प्रेशर केप, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर केप। तो आज हमने यहाँ पर 50% तक हम पहुंच गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से डेफिनेशन के साथ में आराम से हमने प्रश्नों को सोल्व किया है, और जरूर आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर किसी भी तरह से आपको अगर हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारा एंड्रॉयड ऐप है स्टडी एट होम, इसको गूगल प्ले स्टोर से आप पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां पर आपको आईटीबीपी के लिए फुल मॉक टेस्ट है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए स्पेशल ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, चल रहा है। आईटीबीपी फुल और पार्शियल दोनों टाइप के मॉक टेस्ट है,
और चालक बैच आईटीबीपी का स्पेशल बैच चल रहा है, जहाँ पे बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पर हम करवाने का वादा करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये बैच अभी रन कर रहा है। तो बेहतरीन कंटेंट्स आपको अगर चाहिए तो आप ये कोर्स है वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।